हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और इसके पहले हम काफ़ी सारे एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। वो एक्ट जो क्राउन रूल के अंदर आएंगे उसमें से कुछ डिस्कस कर चुके हैं और वो सारे ही हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आए थे। ठीक है, तो इसके पहले हमने इंडियन काउंसिल एक्ट के दो एक्ट देख चुके हैं, दैट इज 1861 एंड 1892 हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, वही है हमारा मॉर्ले मिंटो सुधार, है ना। क्या है ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार, और क्यों इसको सुधार कहा जा रहा है या रिफॉर्म कहा जा रहा है। देखिए, किसी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है, या कोई भी कंट्री, जैसे कि उस समय ब्रिटेन थी, वो ये चाहती थी कि वो यहाँ पे इंडिया पे रूल करे, तो उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ के लोग भी उसके साथ पार्टिसिपेट करें रूलिंग में इन द सेंस, जब वो रूल कर रहे हैं तो यहाँ के लोग उसको कोऑपरेट करें। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, वो लगातार कुछ ना कुछ एक्ट लाए जा रही थी ताकि वो यहाँ पे किसी तरीके से रूल कर सके। ठीक है, तो उसी कड़ी में इन्होंने ये भी लेके आया, क्योंकि देखिए 1909 की बात हो रही है, 1909 की। इस समय तक लोग जो है काफ़ी एजुकेटेड हो गए थे, मतलब काफ़ी सारे लोग जो है वो एजुकेटेड हो चुके थे, अपने हक के बारे में जान चुके थे। तो गवर्नमेंट के लिए, क्राउन रूल के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो उनको सेटिस्फाइड करके रखे। ठीक है, साथ ही साथ उसी समय 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन जो हुआ था, उससे काफ़ी लोग क्या थे, नाराज़ थे। तो इनका इंटेंशन ये था कि समहाउ उनको भी सेटिस्फाई करें अपने नए रूल्स के हिसाब से। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है कि इसी बीच में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे यहाँ के लीडर्स थे वो अलग हो गए थे। तो एक्सट्रीमिस्ट को तो चलो ये दबा देते थे, है ना, लेकिन जो मॉडरेट थे वो तो क्या चाहते थे कि वो इनके साथ रह के इनके रूल को फॉलो करते हुए इंडिया पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट देना चाहते थे, है ना। तो अब इनका एम ये भी था कि मॉडरेट को सेटिस्फाई करें और यहाँ पे प्रॉपरली रूल करें। तो ये इसलिए हम इनको क्या कहना है, सुधार की, मतलब ये लगातार हर बार नए नए एक्ट लाके यहाँ की जो एट प्रेजेंट जो चालू व्यवस्था थी उसको सुधार करना चाहते थे। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे इजीली रूल कर सके। अगर ये सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे इस समय तक 1909 आते आते काफ़ी सारे लोग आज़ादी के लिए लड़ाई करने लगे थे, है ना। दे वांटेड देयर इंडिपेंडेंस। तो चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, वो समहाउ ये चाहते थे कि यहाँ पे हमारा राज्य हो, मतलब हमारा इन द सेंस हम भारतीयों का, हमारा इंडियंस का ही यहाँ पे रूल हो, या एटलीस्ट मॉडरेट तो ये चाहते थे कि इंडियंस प्रॉपरली यहाँ पे रह सकें। ठीक है, हालांकि एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते हैं कि नहीं, ब्रिटिशर्स टोटली यहाँ से चले जाए और यहाँ जो गवर्नमेंट हो इंडिया की ही हो। तो इनके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के लिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ के कुछ लोगों को क्या कर सकें, सेटिस्फाई करके रख सकें। ठीक है, यहाँ की जो पब्लिक है उसको सेटिस्फाई करके रख सकें, सो दैट वो यहाँ पे रूल कर सकें। तो उसी कड़ी में इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लेके आए वो। ठीक है, क्या है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, हम देखते हैं। देखिए, जो मॉर्ले हैं वो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। कहाँ पे, ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और जो मिंटो है वो कौन थे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय यहाँ पे इंडिया में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था वो कहाँ होता था, वो ब्रिटेन में होता था। और जो वॉइसरॉय होते थे, जो कि मिंटो हैं इस समय यहाँ के, वो कहाँ होते थे, वो इंडिया में होते थे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो सुधार जो है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने सुधार किया इस पर्टिकुलर एक्ट से, ये क्या क्या सुधार कर रहे थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, इंक्रीज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज कर दिया, कहाँ के, सेंट्रल के भी और प्रोविंशियल के भी। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी साइज को इंक्रीज किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी साइज को इंक्रीज किया। ठीक है, इसका तो एक फिक्स्ड नंबर दिया हुआ था, 16 से 60। पहले 16 मेंबर थे इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब वो कितने हो गए, 60 हो गए, 60 हो गए। जो एक चीज़ आपको रिमेंबर करनी है वो ये कि यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना, वो अभी भी किसकी होगी, ऑफिशियल मेंबर की। और मैंने आपको बताया था ऑफिशियल मेंबर कौन होंगे, ऑफिशियल मेंबर जो ब्रिटिशर्स होंगे वही होंगे, या तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वही ऑफिशियल मेंबर बन सकते थे, और नॉन ऑफिशियल कौन थे, जो यहाँ पे इंडियंस थे वो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेजॉरिटी किसकी होगी, ऑफिशियल मेंबर की होगी। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी नहीं होगी, भले ही वो
जो साइज है वो 16 से 60 कर दिया गया है। आते हैं प्रोविंशियल यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें, इसमें जो है मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की या हम यूँ कहें इंडियंस की हो सकती थी। ठीक है, इंडियंस कौन थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, तो उनकी मेजॉरिटी इसमें हो सकती थी। तो पहला चेंज जो हुआ कि दे हैव चेंज्ड द साइज ऑफ द सेंट्रल एंड दिस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर व्हाट टू से इंडियंस, है ना, उसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया। नाउ द नेक्स्ट वन, दे हैव इंक्रीज्ड द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो क्या था, इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या किया, फंक्शन को बढ़ा दिया, उनको थोड़ी और पावर दे दी। कैसे पावर दे दी? तो अब जो है मेंबर्स ऑफ जो काउंसिल हैं वो क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? इसके पहले वाले एक्ट में हमने देखा था कि यहाँ के जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो क्या कर सकते थे, आप बजट डिस्कस कर सकते थे, है ना, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते थे। सो अब यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। देखिए पहले जो मेंबर्स थे, जब वो एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन पूछेंगे और एग्जीक्यूटिव उसका आंसर देगा, भले ही ये मेंबर सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो आगे फर्दर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये लाया कि नहीं, नाउ यू कैन आस्क दी क्रॉस क्वेश्चन ऑल्सो। मान लीजिए किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर ने किसी एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन किया और उसके आंसर से ये मेंबर जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और अब इनको ये हक दे दिया गया, ये पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो उनको पावर दिया गया वो रेजोल्यूशन ला सकते हैं ऑन दी बजट। ठीक है, नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था कि जो इंडियंस में जो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें अब वो इंडियंस को इन्वॉल्व कर सकते थे। अभी तक वो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखो इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे थे, अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी इंडियंस को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दो काउंसिल थी, वॉइसरॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। वॉइसरॉय यानी कि देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे, और जो गवर्नर है वो प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल पे, इनकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती थी और इसमें वो अब इंडियंस को अलाउ कर रहे थे। ठीक है, तो एक जो नाम आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि विच इंडियन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इनटू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय। ठीक है, तो कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें उन्होंने दिया और वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, आइए समझते हैं। देखिए जब इलेक्शन होंगे तो देखिए यहाँ पे भी जब अभी इलेक्शन होते हैं तो कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ सीटें SC ST OBC के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ सीटें फीमेल के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जैसे मान लीजिए हम फीमेल की बात लेके चल रहे हैं, तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ी है तो उसका ऐसा तो नहीं है कि उसको सिर्फ फीमेल ही जाके वोट कर रही है, नहीं, उसको वोट कोई भी कर सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन में होता है, या अगर मान लीजिए कोई SC ST इलेक्शन में खड़ा है तो उसको ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ SC ST ही उसको वोट कर सकते हैं, नहीं, उसको कोई भी मेंबर जाके वोट कर सकता है। लेकिन इन्होंने क्या स्टार्ट किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम्स में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। इसका मतलब ये कि सबसे पहले तो उन्होंने एक तरीके का रिजर्वेशन दे दिया किसको, मुस्लिम्स को, और अब ये भी कह दिया साथ ही साथ कि अगर इलेक्शन में मुस्लिम खड़ा है तो उसको जो वोट करने का अधिकार है, जो मतलब जो उस पर्सन को वोट करेगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए और कोई नहीं करेगा उसको वोट। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कर रहे थे, ये जानबूझ के यहाँ पे लाई गई ताकि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। ठीक है, तो अब देखिए इससे होगा क्या भाई, अगर कोई मुस्लिम लीडर है, या मुस्लिम ही नहीं, इनकी जगह पे कोई और भी लीडर होता, मान लीजिए हिंदू लीडर ही होता या सिख लीडर होता, कोई भी लीडर होता, अगर वही खड़ा है और उसको उसी के लोग ही वोट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी ही कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश करेगा, ना कि वो पूरे लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जानबूझ के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ला रहे थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को जानबूझ के लड़ाने के लिए इन्होंने ये अपना एक ट्रिक आजमाया, जो कि बहुत हद तक सफल भी हुआ, है ना। सुना, तो ये होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक और जो इम्पोर्टेंट आपको खास बात याद रखनी है वो ये कि जो लॉर्ड मिंटो थे ना, उनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु वॉज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो कौन थे वो, लॉर्ड मिंटो। ओके, तो इसमें से देखिए आपके लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये
कि किस एक्ट को हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहते हैं। दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सबसे पहले इंडियंस कौन थे? एग्जीक्यूटिव वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उसके बाद फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहते हैं? तो वो है लॉर्ड मिंटो। ये 3 पॉइंट्स तो आपको याद ही रखने हैं। आइए देखते हैं अगला एक्ट।